नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि साहू डिग्निटी कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे चैप्टर विदेशी व्यापार तथा उसके संगठन के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हमने विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार के लाभ क्या होते हैं, विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं तथा विदेशी व्यापार की विशेषताएं व प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था। आज उस क्लास के ठीक आगे चलते हुए हम बात करेंगे विदेशी व्यापार के संगठन के बारे में। हमने विदेशी व्यापार तो पढ़ लिया, हमने विदेशी व्यापार जान भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन आज बारी है हम लोग को विदेशी व्यापार के संगठन के बारे में कि ये पूरा संगठन क्या होता है। तो विदेशी व्यापार को तीन चरणों में बांटा गया है। इस संगठन को तीन चरणों में बांटा गया है। तीन चरणों में बांटा गया है। पहला है विदेशी व्यापारी, दूसरा है विदेशी व्यापारी, व्यापार में प्रतिनिधि, विदेशी व्यापार में प्रतिनिधि, तीसरा है विदेशी व्यापार में सरकारी एजेंसियां, विदेशी व्यापार में सरकारी एजेंसियां, विदेशी व्यापार का जो संगठन है उसे तीन भागों में बांटा गया है, तीन चरणों में उसे डिवाइड किया गया है। पहला है विदेशी व्यापारी, दूसरा है विदेशी व्यापार में प्रतिनिधि, आप इसे बोल सकते हैं कि विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधि भी आप इसे बोल सकते हैं। तीसरा है विदेशी व्यापार में सरकारी एजेंसियां। विदेशी व्यापार का जो एक संगठन है, जो एक समूह है, उन्हें तीन भागों में बांट दिया गया ताकि विदेशी व्यापार का जो कार्य है उसे आसान बनाया जा सके। तो विदेशी व्यापार में जो पहली चरण है, जिसमें पहले चरण में क्या कौन से आते हैं? पहला आयातकर्ता और निर्यातकर्ता। आयातकर्ता और निर्यातकर्ता विदेशी व्यापार के जो संगठन होते हैं उसमें जो तीन चरण होते हैं, उसके पहले चरण में भी दो भागों में बांटा गया। उसको पहले चरण में आयातकर्ता को बांटा गया है, फिर दूसरा उसको निर्यातकर्ताओं के रूप में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले विदेशी व्यापारी के बारे में कि आखिर जो संगठन है उसका जो पहला भाग होता है विदेशी व्यापारी, उस विदेशी व्यापारी को आखिर कहते क्या, वो उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि विदेशी व्यापारी क्या होता है। विदेशी व्यापारी के प्रकार क्या होते हैं? विदेशी व्यापारी वह व्यापारी होते हैं जो विदेशों से माल आयात व निर्यात करते हैं, उसे कौन सा व्यापारी कहते हैं? विदेशी व्यापारी कहते हैं। विदेशी व्यापारी भी दो प्रकार के होते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला आयातकर्ता व्यापारी और दूसरा निर्यातकर्ता व्यापारी। विदेशी व्यापारी को भी दो भागों में बांटा गया, पहला आयातकर्ता व्यापारी और दूसरा निर्यातकर्ता व्यापारी। आयातकर्ता व्यापारी वह व्यापारी होता है जो किसी दूसरे देशों से वस्तु को खरीदकर अपने देश में लाता है, उसे कौन सा व्यापारी कहते हैं? आयातकर्ता व्यापारी कहते हैं। और निर्यातकर्ता व्यापारी वह व्यापारी होता है जो अपने देश की वस्तुएं किसी दूसरे देश में भेजता है, बेचता है, उसे कौन सा व्यापारी कहते हैं? निर्यातकर्ता व्यापारी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको विदेशी व्यापारी समझ में आया होगा। विदेशी व्यापार का जो संगठन है ये तीन चरण के होते हैं। ये जो तीन चरण के होते हैं क्या होते हैं? संगठन। विदेशी व्यापार के संगठन को तीन चरणों में बांटा गया। पहला विदेशी व्यापारी, जिसमें दो प्रकार का होता है, आयातकर्ता व्यापारी और दूसरा निर्यातकर्ता व्यापारी। तो उम्मीद है कि आपको पहला जो चरण है इसका वो समझ में आया होगा
कि विदेशी व्यापारी को क्या कहते हैं। विदेशी व्यापारी वह व्यापारी होता है जो विदेशों से वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, उसे कौन सा व्यापारी कहते हैं, विदेशी व्यापारी। इसे भी दो भागों में बांटा जाता है, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में, दूसरा उसका जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। पहला विदेशी व्यापारी हमने पढ़ लिया, अब दूसरा बात करते हैं विदेशी व्यापार में प्रतिनिधि। विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधि। विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधि। तो आइए समझते हैं कि विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधि क्या होता है। विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधि को भी इस संगठन ने क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया है। इस संगठन को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आयात निर्यात प्रतिनिधि। दूसरा है माल लदाने व उतारने वाले प्रतिनिधि। और तीसरा है व्यापारिक सेवा प्रदान करने वाले प्रतिनिधि। व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि। इस संगठन को 3 चरणों में बांटा गया था, जिसका पहला चरण क्या था, विदेशी व्यापार, जिसे हमने समझा दिया। अब दूसरे चरणों की बात करते हैं, जिसमें विदेशी व्यापार के व्यापारिक प्रतिनिधि हैं। और इसे भी क्या किया इस संगठन ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे आसान बनाने के लिए 3 चरणों में बांट दिया। 3 चरण, वो पहले 3 चरण कौन कौन से हैं उसे समझते हैं। पहला चरण है आयात निर्यात प्रतिनिधि, दूसरा चरण है माल लादने व उतारने वाले प्रतिनिधि, और तीसरा चरण है व्यापारिक सेवा प्रदान करने वाले प्रतिनिधि। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले आयात निर्यात प्रतिनिधि क्या होता है। आयात निर्यात प्रतिनिधि वह प्रतिनिधि होता है जो विदेशों से माल आयात व निर्यात करने में सहायता प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं आयात निर्यात प्रतिनिधि। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम विदेश से किसी वस्तु को आयात करना चाहते हैं, तो एक एजेंट, तो जिस एजेंट का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्यात प्रतिनिधि तथा आयात प्रतिनिधि। और जब हम माल निर्यात करते हैं तो हमको किस एजेंट का सहारा लेना पड़ता है, निर्यात प्रतिनिधि का। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जब विदेशों से हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो हमें कौन से विभाग से सहायता मिलती है, आयात निर्यात प्रतिनिधि से सहायता मिलती है। तथा तो ये दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है, माल लदाने व उतारने वाले प्रतिनिधि। माल लदाने व उतारने वाले प्रतिनिधि ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो जो वस्तु की हम बिक्री करते हैं या फिर जो वस्तु की हम खरीद करते हैं, आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, तो उस वक्त जो वस्तु जहाज पर लदाने व उतारने की जो जिम्मेदारी होती है वो किस प्रतिनिधि की होती है, माल लदाने व उतारने वाले प्रतिनिधि की होती है। तो वस्तु को जहाज पर लदाना तथा उतारने का जो क्रिया किया जाता है वो क्रिया किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, माल लदाने व उतारने वाले प्रतिनिधि द्वारा। अब हम बात करते हैं व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि। व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि वो प्रतिनिधि होता है जो आयात निर्यात करते समय आयातकर्ता व निर्यातकर्ता को उनकी आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। जैसे बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाता है, उसे बंधक की सुविधा देता है, माल को गोदाम तक पहुंचाने की सुविधा देता है, अधिकारियों से बातचीत करने की जो सुविधाएं वो सेवाएं प्रदान करता है। वो किस अधिकारी के अंडर में होता है, व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि। व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि वह प्रतिनिधि होता है जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। किसको करता है, विदेशी व्यापारियों को करता है, उसे कहते हैं व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि। तो उम्मीद है कि आपको ये दूसरा वाला भी समझ में आएगा, जो एक संगठन है जिसे 3 चरणों में बांटा गया था। पहला विदेशी व्यापारी और दूसरा विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधि। तो पहला विदेशी व्यापारी मैंने कंफर्म किया, उससे बताया, उसको कंप्लीट किया। फिर दूसरा विदेशी व्यापार में व्यापारिक प्रतिनिधि, जिसके 3 प्रकार होते हैं, आयात निर्यात प्रतिनिधि, माल लदाने व उतारने वाले प्रतिनिधि, और तीसरा व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे चरण में, इस संगठन के तीसरे चरण, जिसे तीसरे भागों में बांटा गया है। तो आइए बात करते हैं विदेशी व्यापार में सरकारी एजेंसियों का।
तो विदेशी व्यापार में इस संगठन में क्या है कि विदेशी व्यापार में सरकारी एजेंसियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसे भी कई भागों में बांट दिया गया है। मुख्यतः इसे 4 भागों में बांट दिया गया है कि निर्यात, आयात व निर्यात निरीक्षक, रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रक विभाग, और तीसरा है सीमा शुल्क अधिकारी, और चौथा है निर्यात निरीक्षक परिषद। तो सबसे पहले बात करते, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आयात व निर्यात नियंत्रक क्या होता है। आयात व निर्यात नियंत्रक एक ऐसा नियंत्रक विभाग होता है जिस पर हम कभी भी विदेशी व्यापार करते हैं तो बिना इसके अनुमति के आयात व निर्यात नहीं कर सकते। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिस विभाग से हम, जिस विभाग के आदेशानुसार हम माल का आयात व निर्यात करते हैं, जिस विभाग के आदेशानुसार हम विदेशी व्यापार संभव कर पाते हैं, तो वो कौन सा विभाग है? आयात व निर्यात विभाग। दूसरा है रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग। इस विभाग का कार्य है जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, जिस देश के साथ विदेशी व्यापार करते हैं, जिस देश के साथ आयात निर्यात करते हैं, यह विभाग उस देश की मुद्रा को सुलभ करवाता है। तो इस विभाग का कार्य है कि जिस देश के साथ हम विदेशी व्यापार करते हैं उस देश की मुद्रा को सुलभ कराने की कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग करता है। तीसरा है सीमा शुल्क अधिकारी। सीमा शुल्क अधिकारी वह अधिकारी होता है जो भारत की सीमा के अंदर आने व जाने के, मतलब आयात व निर्यात करते समय कि कौन सी वस्तु, कौन सा पदार्थ, कौन सी चीज़ें हमारे देश की सीमा के अंदर आ रहा है और कौन सी सीमा के बाहर जा रहा है। ये इस अधिकारी के बिना सीमा को पार नहीं करवाया जा सकता, वस्तु को पार नहीं कराया जा सकता, और तथा जो वस्तु आयात करवाई जाती है तथा निर्यात कराई जाती है उससे, उस पर क्या करता है ये अधिकारी? एक शुल्क लेता है, एक टैक्स लेता है, फीस लेता है, उससे एक मोटी रकम लेता है जो हमारे लिए क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है। तीसरा है निर्यात निरीक्षक परिषद। निर्यात निरीक्षक परिषद एक ऐसा विभाग है जहां पे वस्तु की जांच पड़ताल होती है कि जो वस्तु हम निर्यात कर रहे हैं उस वस्तु की क्वालिटी क्या सही है, उस वस्तु की क्वालिटी, उस वस्तु की क्वांटिटी, मतलब हर एक चीज़ की जो जांच पड़ताल की जाती है वो किस विभाग द्वारा कराई जाती है? निर्यात निरीक्षक परिषद द्वारा कराई जाती है। उम्मीद है कि आपको विदेशी व्यापार के जो 3 संगठन है, पहला विदेशी व्यापारी, दूसरा विदेशी व्यापार में व्यापारिक प्रतिनिधि, तीसरा विदेशी व्यापार में सरकारी एजेंसियां, ये तीनों आपको समझ में आया होगा। मैं तीसरा वाला आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है। तीसरा जो विदेशी व्यापार में सरकारी एजेंसियां, वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला आयात व निर्यात नियंत्रक, दूसरा है रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, तीसरा है सीमा शुल्क अधिकारी, और चौथा है निर्यात निरीक्षक परिषद। तो पहला इसमें आयात निर्यात नियंत्रक वह होता है जिसके आदेश से हम आयात व निर्यात को संभव बना पाते हैं, वो कौन सा विभाग का होता है? आयात व निर्यात नियंत्रक विभाग। दूसरा है निर्यात रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, इसके माध्यम से हम मुद्रा की सुलभता को आसान कर पाते हैं। तीसरा है सीमा शुल्क अधिकारी, वस्तु की आदान व प्रदान करते समय भारत के अंदर कौन सी वस्तु आ रही है तथा इस कौन सी वस्तु जा रही है, उस वस्तु पर एक टैक्स लेना, एक शुल्क लेना, तथा बिना परमिशन के इनके कौन सी कोई वस्तु मतलब कि जा भी नहीं सकती, सीमा पार भी नहीं की जा सकती। तीसरा होता है निर्यात निरीक्षक परिषद। इस विभाग का कार्य क्या होता है कि वस्तु की जांच पड़ताल करना कि वस्तु की शुद्धता क्या है, वस्तु की किस्म क्या है, ये इस विभाग के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये संगठन, जो विदेशी व्यापार के संगठन है, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, चलते हैं निर्यात व आयात गृह पर, अगले टॉपिक पे। तो सबसे पहले निर्यात गृह। निर्यात गृह ऐसा विभाग जो निर्यातकर्ताओं की देश में आयातकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, उसे कौन सा गृह कहते हैं? निर्यात गृह कहते हैं। और दूसरा आयात गृह, ऐसा विभाग जो आयातकर्ताओं की देश में निर्यातकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे, उसे कौन सा गृह कहते हैं? आयात गृह कहते हैं। आप समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई देश, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत है और रूस, इन दोनों के बीच व्यापार हो रहा है, भारत और रूस के बीच व्यापार हो रहा है, तो भारत का जो व्यापारी है वो क्या कर रहा है? वस्तु का निर्यात कर रहा है। भारत का व्यापारी वस्तु को निर्यात कर रहा है, किसको कर रहा है? रूस को कर रहा है। तो रूस अपना एक प्रतिनिधि भारत में नियुक्त करेगा, जो भारत के व्यापारियों से वस्तु का आयात करेगा, वस्तु को खरीदेगा, फिर उसके बाद रूस को क्या करेगा? भेजेगा। तो उसे वो कौन सा प्रतिनिधि होगा? निर्यात विभाग का प्रतिनिधि होगा, निर्यात गृह विभाग का प्रतिनिधि होगा। तो
उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और दूसरा, जब भारत और रूस के बीच व्यापार होता है और रूस क्या होता है, रूस से भारत आयात करता है, तो भारत क्या करता है, रूस में एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो रूस के व्यापारियों से माल वस्तु खरीद कर भारत को भेजता है, भारत को निर्यात करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आयात गृह होगा। तो उम्मीद है कि आपको आयात व निर्यात गृह भी समझ में आया होगा, ये भी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप सभी को कि ऐसा विभाग जो निर्यातकर्ताओं की देश में, ध्यान से सुनिएगा, आप इसे लिख भी लीजिए, क्योंकि अगर आप लिख के इसे एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ऐसा विभाग जो निर्यातकर्ताओं की देश में, ध्यान दीजिएगा, निर्यातकर्ताओं की देश में आयातकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हो, उसे कौन सा गृह कहते हैं, निर्यात गृह कहते हैं। और ऐसा विभाग जो आयातकर्ताओं की देश में निर्यातकर्ताओं की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, उसे कौन सा गृह कहते हैं, आयात गृह कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आयात गृह और निर्यात गृह दोनों समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगली टॉपिक, आइए समझते हैं कस्टम हाउस संबंधी जानकारी के बारे में कि कस्टम हाउस संबंधी जानकारियाँ क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कस्टम हाउस क्या होता है। कस्टम हाउस एक ऐसा कार्यालय, नहीं, आप मुख्य कार्यालय भी बोल सकते हैं, एक ऐसा मुख्य कार्यालय जो विदेशी व्यापार को प्रभावी तथा सरल बनाने हेतु अपनी अहम भूमिका अदा करता है। इसके अंतर्गत कई विभाग होते हैं। कस्टम हाउस के अंतर्गत कई विभाग होते हैं। पहला होता है आयात विभाग, दूसरा निर्यात विभाग, निर्यात विभाग, तीसरा होता है नियंत्रण विभाग, चौथा होता है प्रयोगशाला विभाग, पांचवा होता है आयात निर्यात नियंत्रण विभाग, निर्यात नियंत्रण विभाग, और छठा होता है मूल्य निरीक्षक विभाग, निरीक्षण विभाग होगा। अगला है मूल्य निरीक्षण विभाग। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आयात विभाग क्या होता है। आयात विभाग वह विभाग होता है जो अपने देश में विदेशों से आने वाली वस्तुओं के लिए आज्ञा देती है, अनुमति देती है, उसे कौन सा विभाग कहते हैं, आयात विभाग। बिना इसके परमिशन के कोई भी वस्तु अपने देश के अंदर नहीं आ सकती, कोई भी व्यापारी विदेशों से माल आयात नहीं कर सकता। तो इस विभाग का कार्य क्या है कि वस्तुओं के आयात के लिए अनुमति देना, परमिशन देना, इस विभाग का कार्य है। दूसरा है निर्यात विभाग। निर्यात विभाग वह विभाग है जो निर्यातकर्ताओं को निर्यात हेतु अनुमति देता है। तो उस विभाग, तो आप कह सकते हैं कि निर्यात विभाग का कार्य क्या है कि निर्यातकर्ता के लिए निर्यात के लिए अनुमति देना। तीसरा है नियंत्रण विभाग। नियंत्रण विभाग वह विभाग होता है जो आयात तथा निर्यात की वस्तुओं की जांच पड़ताल करता है। वो देखता है कि कोई ऐसी वस्तु तो आयात या निर्यात नहीं की जा रही है जिस पर प्रतिबंध हो। तो ऐसा विभाग कौन सा विभाग कहलाता है, नियंत्रण विभाग कहलाता है। चौथा प्रयोगशाला विभाग। प्रयोगशाला विभाग वह विभाग होता है जो आयात व निर्यात की वस्तुओं की जांच पड़ताल करता है। वो देखता है कि आयात व निर्यात की गई वस्तुओं की शुद्धता क्या है, उसकी किस्म क्या है। ये जो इस बात की जानकारी जिस विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है वो कौन सा विभाग कहलाता है, प्रयोगशाला विभाग कहलाता है। और पांचवा है आयात निर्यात नियंत्रण विभाग। आयात निर्यात नियंत्रण विभाग वह विभाग होता है जो पूरे विदेशी व्यापार पे क्या करता है, अपना एक कंट्रोल जमाए रखता है कि आप बिना परमिशन के कोई जहाज छूट तो नहीं जा रही है, या फिर कोई ऐसा विभाग जो कर की वसूली नहीं कर पे नहीं कर रहा है, सीमा शुल्क नहीं दे रहा है, तो उस विभाग को क्या कहते हैं, आयात निर्यात नियंत्रण विभाग। अगला है मूल्य निरीक्षक विभाग। मूल्य निरीक्षक विभाग का कार्य होता है कि कर को वसूल करना। मूल्य निरीक्षक विभाग का मुख्य कार्य यही होता है कि वो
जो आयात किया जाता है, जो वस्तु आयात की जाती है, जो वस्तु निर्यात की जाती है, उसमें से उसका मूल्य निकालकर उसके पीछे एक निश्चित दर से क्या किया जाता है, उस पर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। अगली टॉपिक लेते हैं हम। उम्मीद है कि आपको कस्टम हाउस संबंधी जानकारियां समझ में आई होगी। पहला है आयात विभाग, दूसरा है निर्यात विभाग, तीसरा है नियंत्रण विभाग, चौथा प्रयोगशाला विभाग, पांचवा आयात निर्यात विभाग नियंत्रण विभाग और छठा है मूल्य निरीक्षक विभाग। मैंने सबकी जानकारियां आपको सबके बारे में सब बता भी दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से बैक कीजिए और आप इसे देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली टॉपिक, देसी व्यापार तथा विदेशी व्यापार में अंतर। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक, देसी व्यापार व विदेशी व्यापार में अंतर। मैंने इसके पहले देसी व्यापार पढ़ाया था, तो देसी व्यापार क्या होता है मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और इस चैप्टर में मैंने विदेशी व्यापार के भी बारे में बताया कि विदेशी व्यापार क्या होता है, और विदेशी व्यापार को मैंने आप सभी के सामने इसकी चर्चा की। आप सभी समझ भी रहे होंगे कि विदेशी व्यापार क्या होता है। तो अब दोनों में अंतर करने की बारी आई है कि आखिर सबसे सुविधाजनक कौन सा है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब हम जानते हैं कि देसी व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या अंतर है। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है क्षेत्र। देसी व्यापार का क्षेत्र जो है एक देश की सीमाओं के अंदर रहता है, तथा विदेशी व्यापार का जो क्षेत्र क्या होता है देश की सीमाओं के बाहर होता है। तो इसमें पहला अंतर यही होगा कि देसी व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर होता है तथा विदेशी व्यापार देश की सीमाओं के बाहर होता है। दूसरा होता है अधिनियम। इसमें अपने ही देश का, जिस देश के हम होते हैं उस देश का नियम व कानून लागू होता है, उसकी शर्तें लागू होती है। तथा विदेशी व्यापार पर ठीक विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है कि इसमें देश का कोई नियम व कानून नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियम यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नियम व कानून लागू होगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसका दूसरा अंतर है कि इसमें देश की नियम व अधिनियम लागू होते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम व अधिनियम लागू होते हैं। तीसरा होगा भुगतान। इस देसी व्यापार में क्या है, भुगतान पाने की एकदम सिंपल सी प्रथाएं हैं कि अपने देश की रुपए में मुद्रा प्राप्त कर ली जाए। अपने आसानी से हमें मुद्रा प्राप्त हो जाती है बिना किसी झंझट के। लेकिन विदेशी व्यापार में क्या होता है, हमें भुगतान पाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी व्यापार विश्व का एक ऐसा संगठन होता है जिसमें तमाम देशें होती हैं, बहुत सारी देशें होती हैं। विश्व भर में जितनी देशें होती हैं सभी विदेशी व्यापार में सम्मिलित होती हैं, और सभी की मुद्राएं अलग अलग होती है। हर देश की मुद्राएं अलग अलग होती है, जिससे क्या होता है कि हमें विदेशी व्यापार में भुगतान पाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला है कठिनाइयाँ। विदेशी व्यापार में कठिनाइयाँ कम होती हैं, गलत बोल दिया मैंने। देसी व्यापार में व्यापारियों को क्या होता है कि कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है, और अपेक्षाकृत विदेशी व्यापार को कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी जोखिमें होती हैं। इनके बहुत सारी जोखिम होती है, इन्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी पड़ती है, औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है। तो इसमें यही होगा। चौथा इसमें आप लिख सकते हैं कि व्यापारियों को कम कठिनाई होती है देसी व्यापार में, विदेशी व्यापार में अधिक कठिनाई होती है। अगला है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं क्या होता है कि देसी व्यापार यानी कि आपके व्यवसाय पे कौन सी दशाएं, कौन से बैड इफेक्ट्स आपके व्यवसाय को प्रभावित करती है, वही होती है दशाएं। तो आर्थिक दशाएं यानी कि देसी व्यापार में क्या होता है कि आर्थिक दशाओं का एक बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। लेकिन विदेशी व्यापार में क्या होता है कि राजनीतिक दशाओं का बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। यानी कि आर्थिक दशाएं हम लोगों के पास किसी भी तरीके से बाहरी वातावरण हम लोगों को प्रभावित करते हैं, कभी घरेलू वातावरण प्रभावित करते हैं, कभी पैसों को लेकर झंझट होता है। लेकिन विदेशी व्यापार में क्या होता है, हमेशा राजनीतिक माहौल का उलझन रहता है, जिससे हम विदेशी व्यापार में और भी सारी कठिनाइयाँ मिल जाती है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त भी कई सारी इसके अंतर हैं जो आप चाहे तो समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अंतर है। देसी व्यापार एक सीमा के अंदर होता है और विदेशी व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है। यानी कि देसी व्यापार राष्ट्रीय लेवल का व्यवसाय है और विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय लेवल का व्यवसाय है। तो दोनों में आप इतना ही समझ लीजिए कि इतने से ही समझ जाएंगे कि कितना बड़ा डिफरेंसेस है। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, 5 आपको बता दिया, इसके अतिरिक्त भी काफ़ी हैं। आप चाहे तो इसे अपने से बनाएं, उसे प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको देसी व्यापार व विदेशी व्यापार में जो अंतर है समझ में आया होगा। तो मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो तीसरा चैप्टर था, विदेशी व्यापार तथा इसका संगठन,
वो क्लियर हो गया। अब मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आऊँगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको इस चैप्टर में या इसके पहले मैंने जो भी चैप्टर, जो भी वीडियोस बनाया उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। उसके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूँगा और आपकी समस्याओं को समाधान के लिए आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।